हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज अपनी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 58। आज अपन कवर करेंगे स्पेस से रिलेटेड टॉपिक्स, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक्स, साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज का अपना पहला टॉपिक है सुपर अर्थ। जैसे नाम में ही लग रहा है आपको, अर्थ के आगे सुपर आ रहा है, यानी ये अर्थ से तो बड़े होते हैं सुपर अर्थ। ठीक है। जैसे अपने सोलर सिस्टम में रॉकी प्लैनेट्स है ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये उनसे तो साइज में बड़े होते हैं। पर ये जो अपने सोलर सिस्टम में गैसियस प्लैनेट्स हैं जैसे नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न वगैरह, ये उनसे छोटे हैं साइज में। ये रॉकी प्लैनेट से तो साइज में बड़े हैं, पर ये गैसियस प्लैनेट से साइज में छोटे हैं। ये अर्थ से तो साइज में बड़े हैं, पर ये नेपट्यून से साइज में छोटे हैं, ये बात याद रख लो। और इनको अर्थ क्यों बोला जाता है, मतलब सुपर अर्थ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका कंपोजिशन भी रॉकी होता है, यहाँ पे भी ओशंस होते हैं, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर जैसा कुछ कुछ होता है, इसलिए इन्हें सुपर अर्थ बोला जाता है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। सुपर अर्थ आर एक्सोप्लैनेट्स विद masses between 2 and 10 times that of earth, larger than earth but smaller than neptune. द फर्स्ट कंफर्म्ड एग्जाम्पल, देखो 2004 में पहली बार मिले थे अपने इन्हें को सुपर अर्थ, ग्लीस 876d ऑर्बिटिंग ग्लीस 876 रेड ड्वार्फ स्टार। जैसे अपनी अर्थ किसको ऑर्बिट करती है, सन को ऑर्बिट करती है, वो भी एक स्टार है। तो ये ग्लीस 876d जो सबसे पहले सुपर अर्थ मिला था, वो ऑर्बिट करता है ग्लीस 876 को। ग्लीस 876 क्या है? रेड ड्वार्फ स्टार है। ग्लीस 876d क्या है? सुपर अर्थ है। कितना कंफ्यूजन वाला सवाल बन सकता है ना यूपीएससी का। आपको पेपर में दे देंगे ग्लीस 876, आपको लगेगा मैंने पढ़ा था ग्लीस 876 सुपर अर्थ है, आप सुपर अर्थ में टिक कर दोगे पर रेड ड्वार्फ स्टार होगा। या पेपर में आ जाएगा ग्लीस 876 डी क्या है आपको याद होगा ग्लीस 876 तो रेड ड्वार्फ स्टार, आप रेड ड्वार्फ स्टार टिक कर दोगे पर वो सुपर अर्थ निकलेगा। तो पूरा याद रखना है, बहुत शांति से नोट्स बनाने हैं, अच्छे नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं। रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, खूब स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके प्रीलिम्स निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। और भी कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं सुपर अर्थ के, जैसे केपलर 452b। क्या है केपलर 452b? ये 2015 में मिला था। एक सन जैसा स्टार है, ये वहीं पे घूमता रहता है। ये 1400 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। एक प्रोक्सिमा सेंट्यूरी बी करके भी सुपर अर्थ है, ये अर्थ का क्लोजेस्ट सुपर अर्थ है। ये सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स अवे है। ठीक है। लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट की स्पीड से कैलकुलेट करते हैं। लाइट की स्पीड अब होती है 3 × 10⁸। लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। ठीक है। और नासा का एक केपलर स्पेस टेलीस्कोप है, उसकी ऑब्जर्वेशन से भी पता चला है कि ऐसे जो एक्सोप्लैनेट्स है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है मिल्की वे में। ठीक है, यूनिवर्स में भी है, मिल्की वे में तो बहुत ही कॉमन है ये। ठीक है, अब इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है, सुपर अर्थ क्या होते हैं, पहला सवाल तो ये। दूसरा, सीधा सीधा सवाल आ जाएगा प्रीलिम्स में, केपलर 452b, प्रोक्सिमा सेंट्यूरी बी, ग्लीस 876d, ये क्या है? ये सुपर अर्थ है। और ये ग्लीस वाले कंफ्यूजन में से तो आपको बचना ही है। बाकी सबसे पहले कौन सा सुपर अर्थ ढूंढा गया था? ग्लीस 876d। और अपनी अर्थ के सबसे पास कौन सा सुपर अर्थ है? प्रोक्सिमा सेंट्यूरी बी, ये भी याद रखना है। क्या डिस्टेंस याद मत रखो, नाम याद रख लेना। ठीक है। और ग्लीस 876 रेड ड्वार्फ स्टार है, ये याद रखना ही है आपको। अब एक कंफ्यूजन दिमाग में आ रहा होगा, केपलर के आगे तो बी लिखा है, प्रोक्सिमा सेंट्यूरी के आगे भी बी लिखा है, तो ग्लीस के आगे डी क्यों लिखा है? कहीं ये टाइपिंग एरर तो नहीं है जैसे सुपर में हो गया? नहीं, ग्लीस 876 डी ही है, मैंने कंफर्म करा है। ठीक है, टेंशन मत लेना इसकी। देखो इनका साइज तो वही होता है, इंटरमीडिएट साइज एंड मास होता है। दे ब्रिज द गैप बिटवीन रॉकी अर्थ लाइक प्लैनेट्स एंड गैस जाइंट्स लाइक नेपट्यून। इनका कंपोजिशन भी बहुत डाइवर्स होता है, डाइवर्स कंपोजिशन। सम आर रॉकी, अदर्स ओशन कवर्ड, while a few possess thick hydrogen helium atmospheres. Variable habitability होती है। Certain super Earths orbit within habitable zones such as Kepler 452b and Proxima Centauri b where liquid water may exist. देखो पानी होने की संभावना है वहां पे, तो वहां पे लाइफ होने की भी संभावना है। Stronger gravity, higher mass implies stronger gravity potentially enabling better atmospheric retention. देखो ऐसा माना जाता है कि जितना बड़ा प्लेनेट होगा ना, उसका जितना ज्यादा मास होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी ग्रेविटी होगी। तो ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका एटमॉस्फेरिक रिटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो एटमॉस्फेयर को बांधे रखेगा अपनी तरफ, ऐसा माना जाता है। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इन सुपर अर्थ की, अपन पढ़ क्यों रहे हैं? कुछ मिला है तो मिला है, हमें क्या लेना देना। देखो इससे ना
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ स्कोप मिला है कि और भी जगह दुनिया हो सकती है, पानी हो सकता है तो लोग रहते होंगे। प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में पता चला है। अभी तक अपने को लगता था कि अर्थ जैसे ही होते हैं, कुछ कुछ अजम्पशन होते थे, वो भी गलत साबित हुए हैं। Significance: Super Earths challenge earlier assumptions that other planetary systems resemble our own. Their abundance reshapes theories of planet formation and expands the scope of search for extraterrestrial life. पहले हमें लगता था कि हमारे जैसे ही प्लैनेट फॉर्मेशन होता है, पर फिर वो धीरे धीरे बदल रहा है, अपने assumptions गलत थे। Advanced observatories like James Webb Space Telescope are now analyzing their atmosphere for biosignatures, making them central to future astrobiology research. देखो एस्ट्रोबायोलॉजी आपने एक नया टर्म सुना होगा, एस्ट्रॉइड्स की बायोलॉजी, मतलब इन एक्सोप्लैनेट्स, इन अर्थ के अलावा वाले प्लैनेट्स की बायोलॉजी की स्टडी को बोला जाता है एस्ट्रोबायोलॉजी। ये एक एमर्जिंग फील्ड है, बहुत नया है। यूपीएससी सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है एस्ट्रोबायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, सवाल कहाँ से बन सकते हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ। कम से कम सुपर अर्थ के नाम तो लिख लेना कॉपी में अच्छे से, नीट एंड क्लीन। इतने सारे प्रोबेबल सवाल हैं, एस्ट्रोबायोलॉजी से ही सवाल बन सकता है। देखो आजकल ना गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, शहरों में तो और ज्यादा गर्मी है। क्यों है शहरों में ज्यादा गर्मी? क्योंकि सब कुछ ही कंक्रीट का है, गांव में तो पेड़ वेड़ भी होते हैं, हीट ट्रैप हो जाती है। फिर शहरों में इतने एसी हैं, गाड़ियां हैं, तो एमिशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये जो एमिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कार्बन बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो इसी को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव लाए हैं, बीट द हीट इनिशिएटिव। कौन लाया है ये इनिशिएटिव? यूनाइटेड नेशंस लाया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम लाया है। ठीक है, एक कॉप 30 हुई थी, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। कॉप को बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 वाली ब्राजील की प्रेसिडेंसी में हुई थी, ब्राजील में। ये 2025 में हुई थी। यहाँ पे इन्होंने ये इनिशिएटिव चालू करा है, बीट द हीट इनिशिएटिव। ठीक है, ये ना एक कूल कोलिशन प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कूल कोलिशन प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। कूल कोलिशन प्लेटफॉर्म किसका है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है। ये इनका एक प्लेज भी है, ग्लोबल कूलिंग प्लेज। ठीक है, तो यूपीएससी क्या क्या सवाल पूछ सकता है? ग्लोबल कूलिंग प्लेज किसका है? ग्लोबल कूलिंग प्लेज किस प्लेटफॉर्म के अंदर आता है? ग्लोबल कूलिंग प्लेज कूल कोलिशन प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। कूल कोलिशन प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है। ठीक है, बीट द हीट इनिशिएटिव कहां डिस्कस करा गया था? कॉप 30 में करा गया था। किसकी कॉप 30 में करा गया था? किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में करा गया था? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसका हुआ था ब्राजील में प्रेसिडेंसी 2025 में ब्राजील में हुई थी, ये याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं। द इनिशिएटिव सीक्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम कूलिंग सिस्टम्स। एसी वगैरह के जो कूलिंग से ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस होते हैं ना, उसके बारे में बात करी गई है। प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट थ्रू इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग। देखो वल्नरेबल सिचुएशंस में कौन है? स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, मतलब जो भी धूप में निकल रहा है वो वल्नरेबल है। स्कूल से आते हुए बच्चे भी वल्नरेबल पॉपुलेशन में आ गए। ठीक है, तो बीट द हीट इनिशिएटिव जो यूएनसीसीसी का है, यूएन वालों का है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वालों का है, ये डील करता है अर्बन हीट से। अर्बन हीट से डील करता है, ऐसे याद रख लेना। कुछ मुंबई में भी इसको लेके कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी 2026 में, इसलिए न्यूज में भी है, यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। वैसे भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से तो यूपीएससी सवाल पूछता ही पूछता है, तो याद रखना कॉप 30 के बारे में, इन सब बीट द हीट इनिशिएटिव के बारे में। इसके कुछ की कंपोनेंट्स भी पढ़ लेते हैं। हीट रिस्क असेसमेंट एंड अर्बन प्लानिंग, नेचर बेस्ड एंड पैसिव कूलिंग सॉल्यूशंस, एनर्जी एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग के बारे में बात करता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? द इनिशिएटिव एड्रेसेस एक्सट्रीम हीट, अ मेजर क्लाइमेट रिस्क कॉजिंग हायर मोर्टालिटी देन फ्लड्स और स्टॉर्म्स। देखो बाढ़ में भी इतने लोग मरते नहीं है जितने लोग गर्मी की वजह से मर जाते हैं। While targeting urban heat islands affect that intensify warming in cities। जैसे जो मैं बोल रहा था ना कि कंक्रीट की वजह से हीट ट्रैप हो जाती है, फिर एमिशंस की वजह से भी और गर्मी हो जाती है, तो उसे ही अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। तो यूपीएससी ये भी सवाल बना सकती है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी है कि WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी बीट द हीट के नाम से एक इनिशिएटिव चालू करा था। जी हाँ,
यूएन ने भी बीट द हीट के नाम से इनिशिएटिव चालू करा था और डब्ल्यूएचओ ने भी करा था। डब्ल्यूएचओ का जो बीट द हीट इनिशिएटिव है ये फोकस करता है प्रोटेक्टिंग वर्कर्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम एक्सट्रीम हीट्स। ये बात करते हैं डब्ल्यूएचओ वाले की तेज गर्मी में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए, सुबह शाम रात को हो जाए, या तेज गर्मी में स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यूएन वालों का बीट द हीट जो है, यूनेप वालों का जो बीट द हीट है, कूल कोलिशन का जो बीट द हीट है, वो किसके बारे में बात करता है? वो अर्बन हीटिंग के बारे में बात करता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बीट द हीट से। डब्ल्यूएचओ का बीट द हीट तो वर्कर्स के बारे में और स्पोर्ट्स वालों के बारे में बात करता है, और यूएन वालों का बीट द हीट बात करता है अर्बन हीटिंग से रिलेटेड। आपको मेजरली याद रखना है बीट द हीट क्या है, किसका है, कहाँ हुआ था, कौन एसोसिएटेड है, डब्ल्यूएचओ वालों से कैसे अलग है, ये सब आपको याद रखना है। ये देखो डब्ल्यूएचओ का भी बीट द हीट है कि किसी को लू लग जाए, गर्मी ज्यादा हो जाए तो क्या करना है, फर्स्ट एड कैसे देनी है, सिम्टम्स क्या होते हैं हीट रिलेटेड इलनेस के, फिर आपको सेफगार्ड कैसे करना है हीट से, इसके बारे में बताया गया है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, फिर भी चार्ट देख लेना एक बार। प्रहार, प्रहार कर रहे हैं, किस पे प्रहार कर रहे हैं? टेररिस्ट पे प्रहार कर रहे हैं, साइबर अटैक्स पे प्रहार कर रहे हैं, इनको रोका जा रहा है। क्योंकि देखो आजकल हमारी सरकार को मतलब आजकल क्या कंडीशन हो गई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और साइबर अटैक्स दोनों बराबर थ्रेट्स हैं इंडिया पे, ठीक है। जितना नुकसानदायक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उतने ही साइबर अटैक्स भी होते हैं, कि ये पावर प्लांट कैप्चर कर लेंगे, ये डैम हैक कर लेंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाएंगे बहुत सारे। तो इसलिए अपनी सरकार ने बराबर दर्जा दिया है खतरे का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को और साइबर अटैक्स को। तो इसके लिए इन्होंने ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एंटी टेरर पॉलिसी बनाई है। क्या है प्रहार? कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एंटी टेरर पॉलिसी। देखो एंटी टेरर पॉलिसी है पूरे इंडिया की, प्रहार क्या है? एंटी टेरर पॉलिसी है पूरे इंडिया की, प्रहार। अब आपको प्रहार से लगेगा मतलब एंटी टेरर से लगेगा कि डिफेंस एसोसिएटेड है, साइबर अटैक से लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड है। जी नहीं, यूनियन होम मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है प्रहार से। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है ये इंडिया की ऐसी पहली पॉलिसी है जो कंबाइंडली काम करेगी काउंटर टेररिज्म पे और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे। वरना इंडिविजुअली तो बहुत सारी पॉलिसीज है जो टेररिज्म से डील कर रही हैं, साइबर सिक्योरिटी से डील कर रही हैं, पर इन दोनों को एक करा है, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को एक करा है प्रहार के अंदर। Union Home Ministry has released India's first comprehensive national anti-terror policy titled Prahar, strengthening the country's counter-terror and cyber-security framework. Prahar is India's first ever unified anti-terror policy framework aimed at addressing evolving threats from cross-border terrorism, cyber attacks, and emerging technological challenges. It reflects a comprehensive and zero-tolerance approach towards terrorism while reaffirming that India does not associate terrorism with any रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी और सिविलाइजेशन। की जीरो टॉलरेंस रखेंगे अपन टेररिज्म के खिलाफ, और हम किसी भी चीज से एसोसिएट नहीं करते टेररिज्म को रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी या सिविलाइजेशन से, ठीक है। प्रहार मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से डील करेगी और साइबर अटैक से डील करेगी, साथ ही साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस से डील करेगी। इसकी मिनिस्ट्री याद रखना, कंफ्यूजिंग लगेगा, डिफेंस लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी वाली लगेगी, पर यह है यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर। इसके की फीचर्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल थ्रेट रिकॉग्निशन, क्योंकि अब सिर्फ वो नहीं है कि बंदूक लेके कोई लड़ने आ रहा है, अब अलग अलग तरीके से लड़ाई होता है। साइबर एंड हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर होता है, पावर प्लांट हैक कर लिए जाते हैं, डैम्स हैक कर लिए जाते हैं, इकोनॉमिकली वीक कर दिया जाता है साइबर अटैक्स करके। प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल सेक्टर्स, पावर प्लांट, रेलवेज, डैम्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन टेरर नेटवर्क्स, की टेक्नोलॉजी से भी आजकल आतंकी आ रहे, ड्रोन ड्रोन से हमले होते हैं, तो वो भी देखना है। लीगल स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म्स, कि लीगल पॉलिसी होनी चाहिए, केस वेस होने चाहिए, हर चीज पे प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म होना चाहिए। क्योंकि आजकल मतलब क्या होता है कि जो नई आई दिक्कतें होती है ना, उनके लिए ज्यादा लॉस नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लॉस नहीं होते, तो लीगल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना इक्वली ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और लीगल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट, कि ग्लोबल पॉलिसीज को भी ध्यान में रखा जाएगा, लीगली सब कुछ देखा जाएगा, ये सब है। अब आप ये देखो प्रहार का कितना अच्छा फुल फॉर्म बनाया है इन्होंने। पी से बनाया है प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजंस एंड इंटरेस्ट। आर से बनाया रिस्पॉन्सेज विच आर स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट पोज। ए से क्या बनाया है? एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज एंड फॉर अचीविंग सिनर्जी इन अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। एच से ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेस फॉर मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स।
ए से क्या बनाया है, attenuating the conditions enabling terrorism including radicalization। फिर अगले ए से क्या बनाया है, aligning and shaping the international efforts to counter terrorism। आर से recovery and resilience through a whole of society approach। देखो जैसे ये है ना फुल फॉर्म बनाने वाला, ये ना मैं भी मेंस में बहुत बना कर आता था, लगभग मैं हर सवाल में ही बना देता था, ठीक है। तो ये ना मैं आपकी वर्कशॉप लूंगा, क्लास लूंगा प्रीलिम्स के बाद, मेंस से पहले, कि कैसे अपन बना सकते हैं फुल फॉर्म्स। हम खुद ऐसा डिजाइन करें जैसे सरकार करती है, तो हमें मेंस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अपना आंसर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इनोवेटिव हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है। अपन इसकी भी एक क्लास लेंगे। टेट्रोडोटॉक्सिन, देखो टेट्रोडोटॉक्सिन ना नाम में ही टॉक्सिन आ रहा है, तो ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है। ये एक मराइन न्यूरोटॉक्सिन है, यानी समुद्र से रिलेटेड एक न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन एक वो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम पे टारगेट करते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं, उसके फंक्शंस को डिसरप्ट कर देते हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आता है, ठीक है। ये कहाँ कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये देखो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, विब्रियो और सूडोमोनास स्पीशीज का, विब्रियो और सूडोमोनास स्पीशीज के बैक्टीरिया होते हैं, ये मिलते हैं समुंदर में, समुंदर से ये आ जाते हैं मेराइन फूड चेन में, ये मछली के खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं, या इंसेक्ट इनको खा लेते हैं, फिर मछली इंसेक्ट को खा लेती है, तो ये कैसे भी करके मराइन स्पीशीज के अंदर आ जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। ये टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का न्यूरोटॉक्सिन जहर, मतलब जहर ही बनाते हैं। फिर ये जो मछली होती है ना, इसे इंसान खाते हैं, इंसान खाते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। केरला में भी ऐसे कुछ केसेस आए हैं, इसलिए ये न्यूज में है। ये जो टॉक्सिन होता है ना, ये बहुत ज्यादा हीट स्टेबल होता है, यानी ये ऑर्डिनरी कुकिंग मेथड से हटता भी नहीं है। जैसे बॉइलिंग कर लो, फ्राइंग कर लो, बॉइलिंग फ्राइंग भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन पेप्टाइड न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है इसको। न्यूरोटॉक्सिन भी पेप्टाइड नॉन पेप्टाइड टाइप के होते हैं, ये नॉन पेप्टाइड न्यूरोटॉक्सिन है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये नेचुरली अकरिंग होता है। नेचुरली अकरिंग कैसे है, क्योंकि इसे बैक्टीरिया बनाते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। टेट्रोडोटॉक्सिन TTX is a naturally occurring extremely potent marine neurotoxin. Neurotoxins are poisonous substances that specifically target, damage or disrupt the function of the nervous system. It is considered one of the most powerful non-peptide neurotoxin. The toxin is very heat stable, meaning that ordinary cooking methods like boiling and frying cannot destroy it. TTX is primarily produced by bacteria such as Vibrio and Pseudomonas species. Animals that carry the toxin accumulate it, often though the food chain, by eating bacteria or other contaminated organisms. देखो टेट्रोडोटॉक्सिन कैसे प्रोड्यूस होता है, समुद्र में विब्रियो और स्यूडोमोनास नाम की स्पीशीज के बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं, वो मछलियों के खाने से कंटामिनेटेड हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, या इंसेक्ट उन्हें खा लेते हैं, फिर मछली वो खाना और इंसेक्ट को खा लेती है, फिर उस मछली को इंसान पकड़ लेते हैं, उसको ऑर्डिनरी कुकिंग करते हैं, बॉइलिंग और फ्राइंग। पर बॉइलिंग और फ्राइंग जैसे कुकिंग ऑर्डिनरी कुकिंग मेथड्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो टेट्रोडोटॉक्सिन है ये बहुत ज्यादा हीट स्टेबल होता है, ठीक है। टेट्रोडोटॉक्सिन एक मराइन न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन वो पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं। ये नॉन पेप्टाइड वाला न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है स्लाइड से। टेट्रोडोटॉक्सिन क्या है, एक मराइन न्यूरोटॉक्सिन है, नेचुरल है, हाँ नेचुरल है। टेट्रोडोटॉक्सिन क्या है, न्यूरोटॉक्सिन क्या होते हैं, ये याद रखना है आपको। फिर ये बहुत ज्यादा हीट स्टेबल है, हीट टॉलरेंट होता है, ये भी याद रखना है आपको। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। सवाल आ जाएगा वायरस से होता है, फंगस से होता है, पैरासाइट से होता है, जी नहीं, टेट्रोडोटॉक्सिन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। और कौन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, विब्रियो और सूडोमोनास स्पीशीज के। ये भी सवाल आ सकता है कि विब्रियो और सूडोमोनास क्या होते हैं, जी ये बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन आ जाएगा वायरस होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये जैसे जैसे फूड चेन के अपर लेवल पे ये ज्यादा बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बायो मैग्नीफाई हो जाते हैं, ये भी याद रखना है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है जो मैंने ऐसे लगा दिया साथ में, देख लो। अब देखो ये एक देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान न्यूज में क्यों है, क्योंकि किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में कुछ बॉर्डर क्लैशेस हो गए थे 2022 में, और 2022-23 में ही इंडियन स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा रेशियल वायलेंस हुआ था किर्गिस्तान में, जो मेडिकल पढ़ने जाते हैं। तो रिसेंट ही है,
2024 के मेंस पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे भी सवाल आ गया था, तो ये रीजन भी इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के लिए। देखो किर्गिस्तान ना 4 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ये कहीं भी किसी भी वाटर बॉडी से अपना वाटर शेयर नहीं करता, इसलिए लैंडलॉक कंट्री है। इसके नॉर्थ में कजाकिस्तान आता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में चाइना आता है, साउथ में तजिकिस्तान आता है, और वेस्ट में क्या आता है, उज्बेकिस्तान आता है। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। किर्गिस्तान इन 3 से तो बॉर्डर शेयर करता है, पर किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सवाल बनाएगा घुमा के, आप लोग कंफ्यूज होंगे, आपको नहीं होना। किर्गिस्तान अफगानिस्तान से भी बॉर्डर शेयर नहीं करता। किर्गिस्तान सिर्फ 4 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, कजाकिस्तान, चाइना, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये मैप रखना है आपको याद। Kyrgyzstan is a landlocked Central Asian nation bordered by 4 countries: Kazakhstan to the north, Uzbekistan to the west and southwest, Tajikistan to the south, China to the east and southeast. The capital city is Bishkek. इनकी capital Bishkek है. It's located near the northern border with Kazakhstan. A series of मतलब इनके झुटपट झगड़े हुए थे तजिकिस्तान से, वो याद रखना है। मतलब वो याद मत रखो, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। और इंडियन स्टूडेंट्स में भी रेशियल वायलेंस हुआ था किर्गिस्तान में 2022-23 में। ठीक है, किर्गिस्तान 4 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन है वो 4 देश? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और चाइना। किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, किर्गिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये कैचेस है, आपको रखने हैं याद। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।